हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग 27 अक्टूबर 2021 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक होता है जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे आप एसएससी की तैयारी करें, वनडे एग्जाम, यूपीएससी, बैंक, पीओ, इवन यूजीसी नेट या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वहां पर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के आपके एग्जाम में देखने को मिलते होंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं। तो इसीलिए हम इसे डेली बेसिस पे आपको कवर कराते हैं ताकि करंट अफेयर वाला क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी के साथ कवर कर सकें। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के पहले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पूछा जा रहा है कि इन सभी देशों में से जलवायु तकनीक निवेश के लिए दुनिया के शीर्ष 10 देशों में से कौन सा शामिल है, इन चारों में से पूछा जा रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत। इन सभी देशों में से जलवायु तकनीक निवेश के लिए दुनिया के शीर्ष जो 10 देश हैं उनमें भारत हमारा शामिल है, जो कि जलवायु जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन संबंधी, तो उन तकनीकों पर क्या कर रहा है, भारत निवेश कर रहा है और 10 देशों में ये शामिल है। इसे आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया कि भारत पिछले 5 वर्षों में जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के लिए शीर्ष 10 देशों की सूची में 9वें स्थान पे है। यानी कि 10 जो टॉप 10 कंट्री हैं जो कि जलवायु प्रौद्योगिकी पर निवेश कर रही हैं, उन टॉप 10 देशों में से भारत का 9वां स्थान है। ये आपको याद रखना है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि और भारतीय जलवायु तकनीक फर्मों को 2016 और 21 से उद्यम पूंजी वित्त पोषण में $1 बिलियन भी प्राप्त हुआ है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे भी आपको क्या करना है, याद रखना है कि भारत जलवायु तकनीक फर्मों को 2016 और 21 से उद्यम पूंजी वित्त पोषण के अंतर्गत $1 बिलियन उन सबको प्राप्त हुआ है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि यह 26 अक्टूबर 2021 को जारी एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि लंदन एंड पार्टनर्स और डील रूम कंपनी की रिपोर्ट का शीर्षक जो है 5 ईयर्स ऑन ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेड द पेरिस एग्रीमेंट, यानी किस रिपोर्ट के अंतर्गत जो है यहाँ पर भारत को टॉप 10 देशों में यहाँ पर शामिल किया गया है जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के अंतर्गत। तो ये याद रखना है आपको। लंदन एंड पार्टनर्स और डीलर रूम कंपनी की एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसका शीर्षक क्या था कि 5 ईयर ऑन ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स द पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण 2020 में भारत को कितने अरब डॉलर का नुकसान हुआ, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। देखिए अरब डॉलर यहाँ पर लिखा गया, बिलियन डॉलर आप इसे समझिएगा, बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, क्योंकि विकल्प में बिलियन लिखा है मैंने, बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट हो जाएगा। 87 बिलियन डॉलर का यहाँ पर नुकसान हुआ है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण 2020 में भारत में कितने बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है, तो 87 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। प्राकृतिक आपदा में आप सभी को पता है बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, ठीक है, ये सभी प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आता है और सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है बाढ़ के कारण जो है सबसे ज़्यादा नुकसान भारत में होता है। इसके साथ साथ सूखा भी है आपका, ठीक है। तो ये ऐसी आपदाएं हैं जिसमें जान माल धन कह लीजिए इन सभी की हानि होती है जब भी ये आपदाएं आती हैं। तो यहाँ पर 87 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ प्राकृतिक आपदाओं के कारण 2020 में भारत के अंदर, इसे आपको याद रखना है। आइए अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, देखिए WMO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, इसे भी आपको याद रखना है कि एक रिपोर्ट के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि चक्रवात, बाढ़ और सूखे की वजह से 2020 में भारत को लगभग 87 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। अब देखिए ये प्राकृतिक आपदाओं के कारण इतना जान माल हानि इन सब का नुकसान क्यों होता है। देखिए आप सभी को पता है कि जब हम बहुत ज़्यादा प्रकृति के करीब जाने का प्रयास करते हैं तो भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। जैसे कि हम बहुत नदी के पास में भी अपना घर बना लेते हैं, तो जब नदी का जलस्तर बढ़ता है तो बाढ़ जैसे हालात आ जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि नदी से बहुत ज़्यादा दूर बाढ़
जैसे हालात होते हैं। नदी के आसपास 1-2 किलोमीटर के आसपास ही जो है बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होते हैं। तो ये बाढ़ की सिचुएशन जो है, मनुष्य जब नदियों के करीब बहुत चला गया, अपना घर बनाने लगा, और उसके वजह से ये हालात जो है ज़्यादातर देखने को आपको मिलता है। सूखा तो आपको पता ही है कि कम वर्षा होने के कारण सूखे जैसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं। और चक्रवात से ज़्यादातर जो तटीय क्षेत्र होते हैं, यानी कि जो आपके समुद्र के तटीय क्षेत्र हैं, जैसे अपने कंट्री में आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, इसके साथ साथ कर्नाटका है, तो ये सभी ऐसे प्रदेश हैं जो तटवर्ती क्षेत्र में हैं, और वहाँ पर इस प्रकार के आपदा के कारण, यानी चक्रवात के कारण जो है ज़्यादातर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। घर का गिर जाना, पेड़ पौधों का टूट जाना, तो काफ़ी जो है क्षति पहुँचती है। इसके साथ साथ कितने लोगों की जानें भी चली जाती हैं, तो काफ़ी ये डेंजरस है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर 2020 में भारत में लगभग $87 बिलियन का नुकसान हुआ प्राकृतिक आपदा के कारण। ये किसके द्वारा बताया गया था? WMO यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा बताया गया है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि चीन, देखिए चीन जो है, जिसे 2020 में $238 बिलियन का नुकसान हुआ है, यानी कि यूँ कह लीजिए कि सबसे पहले नंबर पे 2020 में अगर प्राकृतिक आपदा से किसी देश को ज़्यादा नुकसान हुआ है तो वो आपका चीन है, जिसको यहाँ पर $238 बिलियन का नुकसान हुआ है। इसके बाद भारत का दूसरा स्थान है इसमें। ये दो देश जो हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं प्राकृतिक आपदाओं से, सबसे पहले चीन है और दूसरे नंबर पे आपका भारत है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इस रिपोर्ट का शीर्षक जो है स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया है, यानी ये जो रिपोर्ट बताई गई है, जो रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया है, इसका शीर्षक क्या है? स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट में देखिए, मैंने बताया कि 2020 में एशिया को अपने सबसे गर्म वर्ष का सामना भी करना पड़ा था। 2020 में एशिया जो है, एशिया के अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, तो एशिया महाद्वीप को जो है सबसे गर्म वर्ष का सामना भी यहाँ पर करना पड़ा है। तो काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स था यहाँ पर, और उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए, बार बार मैं बोलता हूँ, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? इन चारों में से आपको बताना है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ ही ऐसे दिन होंगे जहां पर कोई दिवस या डे नहीं पड़ता होगा। लगभग हर डे कुछ न कुछ ऐसा डे होता है जो कि यहाँ पर मनाया जाता है। तो देखिए वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे जो है 27 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया कि वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, जिसको शॉर्ट नेम में WDAH बोला जाता है, जो है यह जो है हर वर्ष 27 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह दिन 1980 में 21वें आम सम्मेलन द्वारा चलचित्रों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सिफारिश को अपनाने का एक स्मरणोत्सव है। ठीक है, यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट्स आपको याद रखना है कि यह दिन जो है 1980 में 21वें आम सम्मेलन द्वारा चलचित्रों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए सिफारिश को अपनाने का एक स्मरणोत्सव है। चलचित्र जो आपका होता है, यानी कि वीडियो जो होता है, इस प्रकार की डेटा की सुरक्षा के लिए जो है यहाँ पर आपका वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे 27 अक्टूबर को यहाँ पर यूँ कह लीजिए मनाया जाता है। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि इस वर्ष का यानी 2021 की जो विषय वस्तु है, थीम है योर विंडो टू द वर्ल्ड। यहाँ पर ये आपका थीम था 2021 का वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे का, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह दिन दृश्य श्रव्य दस्तावेजों के महत्व को स्वीकार करने के लिए जागरूकता बढ़ाता है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है मनाने का? तो जो दृश्य और श्रव्य दस्तावेज है या सामग्री है या डेटा है, यूँ कह लीजिए, इसके महत्व को स्वीकार करना है लोगों को, और इसके लिए जागरूकता बढ़ानी है सभी लोगों के बीच में। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस निर्माता को 7वीं बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है? तो देखिए अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको करंट अफेयर कराया था और उसमें काफ़ी कुछ मैंने बताया था आपको कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत जो है बेस्ट अभिनेत्री को आपको कंगना रनौत को मिला था, वहाँ पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इसके साथ साथ मनोज बाजपेयी को अभिनेता का, बेस्ट अभिनेता का वहाँ पर पुरस्कार मिला था। लेकिन आज के इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि हाल ही में किस निर्माता को 7वीं बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सैयद सुल्तान अहमद को जो है यहाँ पर हाल ही में 7वीं बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। अब इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी जान लेते हैं।
देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और LXL आइडियाज के MD मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य शिक्षार्थी सैयद सुल्तान अहमद की लघु फिल्म, यानी कि जो शॉर्ट फिल्म होती है कुछ मिनट की, आप सभी को पता है ये 2 से 3 घंटे की फिल्म नहीं होती है, 10 से 20 मिनट कह लीजिए, यूं इसका टाइम होता है लघु फिल्म का। देखिए यहाँ पर लघु फिल्म एप्पल एंड ऑरेंजेज ने सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता, जो अभी हाल ही में यहाँ पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरित हुआ। अगर पूछ लिया जाए कि लघु फिल्म एप्पल एंड ऑरेंजेज के लिए सर्वश्रेष्ठ जिसको शैक्षिक फिल्म का राष्ट्रीय यहाँ पर फिल्म पुरस्कार जीता है, जिसने उसको किसने बनाया था, इसका निर्माता कौन था, तो आपको याद रखना है सैयद सुल्तान अहमद जी हैं, इसका नाम आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे जो मैं डिटेल्स आपको प्रोवाइड करता हूँ इससे भी कई सारे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, तो डिटेल्स को अच्छे से अगर देखेंगे तो जो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन कराता हूँ अगर उससे क्वेश्चन नहीं बनते तो डिटेल्स में से क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि सैयद सुल्तान अहमद द्वारा निर्मित यह 7वें फिल्म है जिसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी कि 7 बार इन्हें जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इससे पहले उन्हें बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर 2015 और लिटिल मैजिशियन 2016 और द वाटरफॉल 2016 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। तो 2015 में भी इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था, किसके लिए मिला था, तो बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर के लिए मिला था, और 2016 में किस लिए मिला था, लिटिल मैजिशियन जो मूवी बनाया था इन्होंने शॉर्ट फिल्म, उसके लिए मिला था, और द वाटरफॉल 2016 में इनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये डिटेल था, इसे आई होप कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इसे याद कर लीजिए, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो याद कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, अच्छे से एक बार खुद से पढ़ लीजिए, या तो नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा की नई रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी भारतीय को अगर किसी विदेशी देशों में कोई मंत्रालय का पद दिया जाता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके एग्जाम में वो पूछ लिया जाए। तो हाल ही में किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा की नई रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो अनीता आनंद को, ये नाम आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसे भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि भारतीय मूल की कनाडाई राजनेता अनीता आनंद को 26 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा कैबिनेट फेरबदल में कनाडा की नई रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा, जो अभी वहां पर कनाडा में जो आपके प्रधानमंत्री है जस्टिन ट्रूडो, उनके द्वारा कैबिनेट में फेरबदल के कारण जो है कनाडा की नई रक्षा मंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, अनीता आनंद को। ये याद रखना है, ये कौन है, भारतीय मूल की जो है कनाडाई रक्षा मंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि उन्होंने पहले लोक सेवा और खरीद मंत्री के रूप में भी कार्य किया है, और इसके साथ ही साथ आनंद जो है लंबे समय से रक्षा मंत्री रहे भारतीय मूल के हरजीत सज्जन का स्थान लेंगे, यानी कि इससे पहले भी जो रक्षा मंत्री के पद पे थे वो भी भारतीय मूल के थे, उनका नाम क्या था, हरजीत सज्जन। ये भी कनाडा के यूं कह लीजिए रक्षा मंत्री थे, और इन्हीं के जगह पे जो है अभी हाल ही में जस्टिन ट्रूडो के द्वारा जो है अनीता आनंद को रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कि सज्जन को अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी का मंत्री नियुक्त किया गया, इसके बाद से यहाँ पर पद खाली हो गया, जिसकी वजह से अनीता आनंद को रक्षा मंत्री नियुक्त कर दिया गया कनाडा का। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत के किस राज्य सरकार ने स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल की शुरुआत की है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा राज्य सरकार ने जो है स्वस्थ महिला और स्वस्थ गोवा की पहल की शुरुआत की है, इसे आपको याद रखना है। गोवा की राजधानी क्या है, पणजी। राजस्थान का क्या है, जयपुर। उत्तर प्रदेश का लखनऊ। पश्चिम बंगाल का कोलकाता। ये भी आपको याद कर लेना है। आइए अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया है कि स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल के तहत गोवा में 1 लाख महिलाओं के स्तन कैंसर की निःशुल्क जांच की जाएगी। यानी कि कैंसर के अलग अलग टाइप होते हैं, ब्रेन कैंसर होता है, स्तन कैंसर ज़्यादातर महिलाओं में होता है, तो इसके जांच के लिए यहाँ पर यानी कि निःशुल्क जांच की जाएगी। किसके अंतर्गत, स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा
पहल के द्वारा, जो कि गोवा में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इस पहल की शुरुआत क्रिकेटर युवराज सिंह के यूवी कैन फाउंडेशन ने SBI फाउंडेशन राज्य सरकार के साथ साझेदारी में की है। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह सुनिश्चित करेगा कि आयु पात्र महिला आबादी की 50% की जांच की जाए, यानी कि जो आयु पात्र महिलाएं हैं गोवा में, वहां की 50% आबादी की जो है यहाँ पर निःशुल्क जांच की जाएगी, इसको भी सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि सभी पॉजिटिव मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा, यानी कि जो भी मरीज पॉजिटिव पाए जाते हैं इसके स्तन कैंसर से रिलेटेड, तो उनका निःशुल्क में यहाँ पर इलाज भी किया जाएगा, ये भी बताया गया है। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन का डिटेल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना करेगा। तो देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसे तो पुलिस स्टेशन हर राज्य में होते हैं, और यहाँ पर बात क्या की गई है कि 34 चिल्ड्रेन यानी 34 चिल्ड्रेन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन, यहाँ की यूँ कह लीजिए कि जो बच्चे हैं वो अपनी शिकायत जाके वहाँ पर दर्ज कर सकते हैं या FIR, इस तरीके से कुछ प्रावधान वहाँ पर होगा। 34 चिल्ड्रेन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना किस राज्य में होगी? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर C, ओडिशा। उड़ीसा में जो है 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाएगी, और इन पुलिस स्टेशनों में बच्चे जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं अगर कोई उनको समस्या है। पुलिस को लेकर काफ़ी भ्रांतियां अलग अलग राज्यों में, क्योंकि निचले तबके के लोगों को जब वो जाते हैं पुलिस स्टेशन में तो वहाँ पर FIR और जो भी शिकायत है दर्ज नहीं की जाती है, और बड़े लोगों के खिलाफ हो तो वो ऐसे भी दर्ज नहीं की जाती है। तो ऐसी स्थिति में किसी राज्य में 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन की स्थापना होती है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक केस मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मेरे फादर वो भी एक टीचर हैं, तो उनके स्कूल में क्या हुआ कि चोरी हो गया था, और चोरी होने के बाद जैसे कि वो अपने पास के पुलिस स्टेशन में गए और वहां पर उन्होंने शिकायत की और FIR लिखाने की कोशिश की, तो वहां का जो थानेदार था उन्होंने FIR नहीं लिखे। अब कारण क्या था? कारण ये था कि आप बताइए कि चोरी मतलब किसने की, उसका नाम बताएंगे तभी FIR लिखी जा सकती है। अब बताइए ये कैसा कंडीशन है जब अज्ञात व्यक्ति ने स्कूल के अंदर कमरों को तोड़कर उसमें से सामान चोरी की और मुझे पता ही नहीं है, और मैं जब FIR लिखाने जा रहा हूं तो वहां पर ये कहा जा रहा है कि FIR नहीं लिखी जा सकती क्योंकि आप जिस व्यक्ति ने चोरी किया उसका नाम आपको नहीं पता है। तो ऐसा भी टर्म कंडीशन होता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वैसे इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है आपका हैदराबाद है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, ये मैंने बताया, उड़ीसा का भुवनेश्वर, और मध्य प्रदेश का आपका क्या है? भोपाल। इसे भी आपको याद रखना है। तो आइए अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहले पॉइंट में मैंने बताया कि ओडिशा सरकार ने राज्य में 34 चिल्ड्रन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है, और इसके साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि इन सभी थानों में बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं होंगी। अब जाहिर सी बात है कि बच्चों के लिए यहाँ पर पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पर सुविधा भी विशेष होगी। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि उनके पास विशेष लोग और पट्टिकाएं होंगी, साथ ही बच्चों के लिए छोटे पुस्तकालय भी होंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि पुलिस स्टेशन में जो है लाइब्रेरी होगी जहाँ पर बच्चे कुछ बुक्स लेके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि अगस्त 2021 में ओडिशा लेट्स रीड अभियान शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है, जिसका उद्देश्य पुलिस स्टेशनों को बच्चों के लिए अधिक अनुकूल बनाना है। देखिए जब भी पुलिस स्टेशन का नाम आता है या पुलिस की बात होती है तो बड़े लोगों की तो बात अलग है, वहाँ पे बात अच्छे से चल जाती है, लेकिन जो छोटे लोग होते हैं, छोटे तबके के, वो थोड़ा सा भयभीत होते हैं, पुलिस का नाम लेते ही डरते हैं कि कहीं उन पे कुछ कार्रवाई ना हो जाए। तो ये भय पुलिस को क्या करना होगा? खत्म करना होगा। जो भी भ्रांतियां हैं लोगों के बीच में उसको कम करना होगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इस स्टेट में यहाँ पर अधिक अनुकूलन बनाने के लिए जो है इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। तो आशा करता हूँ कि डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? इन चारों विकल्पों में से अगर आपको आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। 27 अक्टूबर को जो है विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए अब इस क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ इसे जो है पहली बार 27 अक्टूबर 2010 में मनाया गया था, यानी कि इसकी शुरुआत यूँ कह लीजिए कि 27 अक्टूबर जो है आपका 2010 से इसको किया गया था मनाने का। तो इसे भी आपको याद रखना है, कब? 27 अक्टूबर 2010 में ये पहली बार मनाया गया था,
और ये हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व व्यावसायिक चिकित्सा दिवस। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट WFOT व्यावसायिक चिकित्सा पेशे का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करता है। कौन प्रतिनिधित्व करता है? द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है व्यावसायिक चिकित्सा पेशे का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें वैश्विक स्तर पर 101 राष्ट्रीय व्यावसायिक चिकित्सा पेशेवर संगठन में शामिल हैं। अब इस संगठन में कितने लोग शामिल हैं? जिसमें वैश्विक स्तर पर 101 राष्ट्रीय व्यावसायिक चिकित्सा पेशेवर जो है संगठन में शामिल है। और इस बार का जो थीम है वो है आपका बिलोंग बी यू। 2021 का थीम क्या है? विश्व व्यवसायी चिकित्सा दिवस का बिलोंग बी यू, ये भी आपको याद कर लेना है। तो आशा करता हूं क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हुआ होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 और ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 27 अक्टूबर के अंतर्गत ये जितने भी टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको यहाँ पर मैंने कवर करने का प्रयास किया। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में 75वां इन्फेंट्री दिवस कब मनाया गया भारत के अंदर। इन चारों में से अगर आपको आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। 27 अक्टूबर को जो है हाल ही में 75वां इन्फेंट्री दिवस भारत के अंदर मनाया गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि 27 अक्टूबर 2021 को भारतीय सेना ने 75वां इन्फेंट्री दिवस मनाया। किसने मनाया? भारतीय सेना ने। इसे आपको याद रखना है, कौन सा 75वां इन्फेंट्री दिवस। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि 1947 में इस दिन सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन श्रीनगर एयरबेस पहुंची और युद्ध के लिए असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया, जिसे आज भी याद किया जाता है। और यूं कह लीजिए कि इसी या सम्मान में कह लीजिए इस दिन को जो है आपका इन्फेंट्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। अगले पॉइंट में मैंने बताया कि सिख रेजिमेंट ने भारत को पाकिस्तानी सेना से बचाया, जो वर्ष 1947 में कबायली हमलावरों की मदद से कश्मीर में दाखिल हुए थे। और इन्हीं के साहस और सम्मान में जो है आपका इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है भारतीय सेना के द्वारा 27 अक्टूबर को। ये आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। और किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट होता है, जितने भी मैंने आज 9 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के कराए 27 अक्टूबर के अंतर्गत, अगर कोई भी डाउट होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है किसी क्वेश्चन को लेकर या डिटेल को, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मैं सभी का जवाब देता हूं। कोई भी कमेंट करता है, मैं पूरा प्रयास करता हूं कि जो भी कमेंट करता है उसका मैं रिप्लाई करूं। तो किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन को लेकर तो जरूर आप कमेंट बॉक्स करिए, कमेंट में जो है अपना यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, क्वेरी छोड़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक का कोई चार्ज नहीं लगता है। लाइक से बस ये क्या होता है कि आप सभी को पता है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो डिमोटिवेशन जिसको नहीं होता होगा, जो हतोत्साहित नहीं होता होगा। तो बस क्या होता है कि थोड़ा सा कोई व्यक्ति क्या करता है कि उसे मोटिवेट कर देता है, तो वो कंटिन्यूअस वर्क करता है। जैसे कोई हतोत्साहित इंसान है, निराश है अपने ज़िंदगी से, तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर की वो स्पीच सुन लेता है तो वो अपने अंदर जो है ऊर्जा फील करता है और फिर से वो प्रोडक्टिव हो जाता है। तो बस वही होता है, यूँ कह लीजिए लाइक से, कि आप फीडबैक दे रहे हैं, यानी आपको अच्छा लग रहा है, मैं इस प्रकार से कार्य आगे भी कर सकता हूं। और वीडियो अच्छा लगे, लग रहा है कि आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। क्योंकि जो कुछ भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं इस चैनल के माध्यम से वो सब कुछ फ्री है। तो फ्री में अगर आपको लाभ मिल रहा है तो दूसरों को शेयर करिए, उनको भी फ्री में लाभ मिले, इसमें कोई नुकसान तो होता नहीं है। और इसके साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। अगर बेल सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं तो वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं जाएगी और वीडियो आप सभी के मिस हो जाएगी। क्योंकि इस चैनल पे देखिए लगभग हम यूजीसी नेट के प्रिपरेशन कराते हैं, इसके साथ साथ आपका करंट अफेयर के जो है डेली बेसिस पे मैं वीडियो फिलहाल में प्रोवाइड कर रहा हूँ, एग्जाम रिलेटेड अपडेट मिलते हैं। तो चैनल को अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से इससे लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।